तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में मैं आपको जेईई मेन 2021 24 फेब शिफ्ट 1 का पार्ट बी कराने जा रहा हूं। ठीक है जी, पार्ट ए अपलोड हो चुका है, पार्ट बी की बात करते हैं। ठीक है जी, सभी बचे हुए क्वेश्चंस को कराया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराया जाएगा, कम समय में कराया जाएगा। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस, क्या बोला कि डिस्टेंस किसकी, लाइन और प्लेन, प्लेन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, और इस पॉइंट की, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा लाइन और प्लेन का वो पॉइंट, और ये पॉइंट जो दिया है 119, इनके बीच की दूरी आपको बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले सुनिएगा जरा, सबसे पहले भाई, सबसे पहले आप एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लो। तो इसे लैम्डा के बराबर रखो, तो x कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा लैम्डा प्लस 3, y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4, z क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5। अच्छा, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, मान लो ये वही पॉइंट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये प्लेन में सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17। एक्स वाई जेड जब आप रखेंगे तो आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 17। तो यहां से 5 लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 के, लैम्डा बराबर आ जाएगा 1 के। उठा के लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, कहां पर, यहां पर आपको अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू डालने पर आपको अपना पॉइंट पता लग जाएगा। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट की दूरी जाननी है हमें किससे, 119 से। देखते हैं दूरी कितनी आ रही है भाई, 4 1 3 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9, 6 माइनस 1 5 25, और ये कितना आ रहा है 4, तो कितना हो गया, ये √38 हो गया भाई, √38। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अपना अगला सवाल ये कह रहा है, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन दिस, इस लाइन के, ये जो लाइन है, सुनो मेरी बात, y इक्वल्स टू mx प्लस c नामक लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं, उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, उनका अरिथमेटिक मीन 1/4 है। ठीक है, तो ये बताइए कि वो जो लाइन आएगी वो किससे पास करेगी, इससे, 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 सबसे। बात सुनिएगा सर भाई, पहले इसके सबसे पहले इसके इंटरसेप्ट्स निकाल लो। ठीक है, तो ये लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो भाई y इंटरसेप्ट तो c है, एक इंटरसेप्ट तो c है। अच्छा, दूसरा इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा भाई, y को 0 डाल दो तो x कितना आ जाएगा, -c/m। तो दो इंटरसेप्ट्स आ गए इसके। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल्स, तो इसका रेसिप्रोकल तो ये हो गया, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो ये हो गया। इनका जो अरिथमेटिक मीन है, यानी 1/c प्लस माइनस m/c/2, वो 1/4 है, वो 1/4 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस m/2c इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2m इज इक्वल टू c। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, उठा के आप अपनी लाइन में रख दो, है ना, तो आपको आपकी लाइन मिल जाएगी। तो लाइन में जब आप रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, mx प्लस c, यानी 2 माइनस 2m। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ, y माइनस 2 बराबर हो जाएगा m कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 के। अब वो पूछ रहा है, बताओ लाइन किससे पास करती है, जो लाइन आई है वो किससे पास करती है। भाई साफ साफ नजर आ रहा है 2,2 से पास कर रही है। अरे x को 2 y को 2 डाल दो, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 2,2 से पास करती है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो है वो इंटीग्रेशन से आया था। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय रूट के अंदर 8 माइनस sin 2x अगर इसके बराबर है, तो ये बताइए कि a, b नामक ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर होगा। ठीक है, a b नामक ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर होगा। ठीक है जी भाई, ऐसा सवाल तो हमने अपनी किताब में किया हुआ है सवाल तो। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ऊपर cos x माइनस sin x है, जो डेरिवेटिव किसका है, sin x प्लस cos x का, उठा के t मान लो। ठीक है, और sin x प्लस cos x को sin 2x में लिखना बेहद आसान है, सारी बातें बताता हूं, इधर देखिएगा। ठीक है भाई, आपने क्या किया, sin x प्लस cos x को t मान लिया, sin का डेरिवेटिव हो गया cos x का हो गया माइनस sin x dt बाई dx आ गया, यहां dx रख दिया। तो आई आपका जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर cos माइनस साइन से पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dt बचेगा अपॉन अंडर रूट के अंदर 8 माइनस sin 2x बचेगा। अब ये sin 2x अकेला बैठा हुआ यहां पर फड़फड़ा रहा है कि भाई मुझे किसी भी तरीके से जो है वो t की टर्म्स में लिख दो। लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस क्या आएगा 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, और सामने भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो जहां sin 2x है
वहां मैं डाल सकता हूं टी स्क्वायर माइनस वन। तो जहां साइन 2x है वहां मैं डाल सकता हूं टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 माइनस टी स्क्वायर। खैर सबको दिख रहा है साइन इनवर्स आएगा, तो बात तो बिल्कुल सही है, पते की बात है। खैर तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर था, है ना। और टी की जगह वैल्यू उठा के रख दो टी की, तो टी की वैल्यू क्या थी, साइन प्लस कॉस बाई 3 प्लस सी, है ना, ये आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है ए क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा भाई, ए तो 1 होगा। किस किस में ए 1 है? कहाँ कहाँ, सिर्फ यहाँ। अच्छा बी कितना है, 3, यही है 3। ठीक है, हो गया, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं ना। तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगर p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है, जरा सुनिएगा ध्यान से ना, अगर p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है और p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 272 है, तो ये बताइए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स p और q हैं वो कौन सी होगी। p और q रूट्स रखने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी भाई। अगर p और q रूट्स रखने हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अच्छा सम ऑफ रूट्स तो 2 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो आने ही आना है, आने आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2x तो किस किस में है, सब में है भाई, सब में है। प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए भाई, पी क्यू चाहिए भाई, पी क्यू कहीं से भी चाहिए, पी क्यू चाहिए। पी क्यू मिल गया, खेला हो जाएगा, पूरा खेला हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है भाई, ये 0 है, पूरा खेला हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या डेटा गिवन है, p प्लस क्यू गिवन है। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, p प्लस क्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, स्क्वायर करते हैं इसका। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अच्छा तो यहां से p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 माइनस 2 पी क्यू आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। खैर ठीक है, चलिए यहां रोक लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, हमें p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 की जरूरत है, तो एक काम करते हैं ना, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपनी मर्जी से लिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या जाएगा, p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा p की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4, वो कितनी है 272 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से यहां देखो, यहां देखो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इतना है, तो जहां p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है वहां इतना तो लिखो। क्या लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, क्या लिखो, 4 माइनस 2 पी क्यू लिखो। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा पी क्यू थोड़ी, ये पी क्यू है, ये पी क्यू का स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए पी क्यू को x मान लो, है ना, परेशान करेगा नहीं, तो ये पी क्यू को x मान लो, तो ये x है और ये x स्क्वायर है। ठीक है, जरा खेल करो इसके साथ, कितना हो जाएगा 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 272 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा। ठीक है, 2 से खत्म कर दो, इसे 2 से खत्म कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना हो रहा है 128 इज इक्वल टू 0। 2 रूट्स आ रहे हैं भाई, 16 और 8, 16 और 8 आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से या तो एक 16 आएगा या माइनस 8 आएगा, तो देख लो भाई x या तो 16 आएगा या माइनस 8 आएगा, 16 या माइनस 8, तो x क्या है पी क्यू या तो 16 मिल जाए या माइनस का 8 मिल जाए, माइनस का 8 नहीं है, 16 है, ये रहा, हो गया, ओके। बात समझ आनी चाहिए, उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है वो इंटीग्रेशन का था, ठीक है जी, और लिमिट्स का भी था साथ में। ठीक है, तो लिमिट्स का कहेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का तो इस्तेमाल हुआ है। खैर भाई एक 0 है, भाई आप साफ साफ देख पा रहे हैं 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, याद करो एल हॉस्पिटल साहब को, है ना, एल हॉस्पिटल साहब को याद कर लो, बुला लो, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे, और ऊपर तो लिमिट्स हैं, डेरिवेटिव हैं, लेबनीज रूल बताया था कंपटीशन बैच में, लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा भाई,
ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे, तो नीचे तो 3x² हो गया, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कौन लगाएगा, लेबनीज रूल लगाएगा। तो क्या होगा, पहले ये फंक्शन के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, sin√x² sin x हो जाएगा, फिर इसका खुद का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का डेरिवेटिव 0, आगे तो बात ही नहीं बनेगी। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगी, एक x कट जाएगा, साइन चीज अपॉन चीज 1 हो जाएगी व्हेन चीज इज 0। क्या बचा 2/3, क्या बचा 2/3। सेम क्वेश्चन 2020 में आया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, और आपको कराया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल जो है वो लिमिट्स का है और थोड़ा सा tan इनवर्स का इसमें तड़का लगा दिया गया है। सवाल बड़ा शानदार है, और ये वाली चीज तो आपको कराई गई है पता नहीं कितने बार। ठीक है, देखिएगा जरा भाई, ये जो r + r² है, ठीक है, इसमें से अगर आप r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, r + 1 बचेगा, और ऊपर जो 1 है उसे इन दोनों की मदद से लिख सकते हैं r + 1 - r। देखा होगा तो पता लगा होगा क्या हुआ। ठीक है जी, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि मैं दोबारा बता दूं, ध्यान नहीं था तो, ध्यान अगर नहीं था तो मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, वैसे दोबारा बताने के लिए तो जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा है। तो ये r² में से r कॉमन ले लो, r + r² में से, तो क्या बचेगा r कॉमन लेने के बाद 1 + r। तो ऊपर जो 1 है वो इन दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है 1 + r - r। तो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy इज द आइडेंटिटी ऑफ tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। तो ये लिखा हुआ है समीशन ऑफ r = 1 से n के ऊपर tan के ऊपर लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये हो गया tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसमें आप r को 1 से n तक डालोगे। ठीक है भाई, जब 1 डालोगे तो क्या बचेगा, यहां आएगा tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1 प्लस, फिर क्या आएगा जब 2 डालोगे तो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। ये सिलसिला चलता चला जाएगा, कब तक, जब तक आप n डालोगे। ठीक है, तो जब आप n डालोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स n + 1 - tan इनवर्स n। तो कुल मिला के सब कटते कटते चले जाएंगे, सब कटते कटते चले जाएंगे, और अंत में आपको जो मिलेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये कम हो रहे हैं, उसे काटने वाला कोई नहीं, इसके पीछे कोई नहीं, तो ये बचेगा आपका लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, tan के अंदर r1 से लेकर r1 से लेकर n तक। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना। क्या बचा tan इनवर्स के अंदर, क्या बचा भाई, क्या बचा n + 1 - tan इनवर्स 1, ये बचा, ये दोनों बचे। ठीक, अब यहां बाहर tan बैठा हुआ है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y अंदर है, खोल दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, tan के अंदर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x - y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के अंदर x - y अपॉन 1 + x × y। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो tan इनवर्स से tan चला जाएगा, तो लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी कितना हो जाएगा, n अपॉन n + 2। दोनों में से n कॉमन ले लो, जैसे आपने n कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + 1 + 2/n, ऊपर नीचे से n कॉमन ले लिया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, n से n गया, ये 0 हो गया, क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। ठीक है जी, बड़े आराम से सॉल्व करके दिखाया गया है सवाल, तो आपको काफी आराम से सॉल्व करके दिखाया गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, और अगला सवाल जो है वो है एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, आउटसाइड ना, आउटसाइड। तो ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में एरिया बाउंडेड में मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 का जैसा ही जैसा है, लगभग सेम है एज इट इज, तो कराने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना भाई। ये सर्कल है, ठीक, स्टैंडर्ड है 6,0 है ना। अच्छा, ये आपका ऐसे है, तो इसके बाहर जो एरिया आया है ये पूरा, ये दोनों एरिया तो सिमेट्रिकल हो जाएंगे, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको निकालना था। सेम क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं कराने की। ठीक है, तो इसे आप अपने आप कर लीजिएगा। अपना अगला सवाल देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल कह रहा है टेंजेंट एट पॉइंट P दिस
ऑन द कर्व दिस मीट द कर्व अगेन एट Q। एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर है, इस कर्व पर, और वो एक बार फिर दोबारा पॉइंट Q पर जो है वो जाके मिल रही है। इफ अ पॉइंट ऑन PQ, और अगर उस PQ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है और उसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो ये बताइए कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो PQ को डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट उस पॉइंट पर पड़ी है और वो इस कर्व पर पड़ी है, और वो दोबारा कर्व को पॉइंट Q पर मिली है, ठीक है जी। तो बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर Q के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लूं K कॉमा x को K मान लिया, तो y तो अपने आप K क्यूब आ जाएगा, तो K कॉमा K क्यूब आ जाएगा। तो PQ से क्या मिल जाएगी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगी। तो स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या हो जाएगी हमारी? स्लोप आ जाएगी K क्यूब माइनस T क्यूब अपॉन K माइनस T। अच्छा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इसे डिफरेंशिएट करने से भी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी? 3x²। अच्छा, इसे डिफरेंशिएट करने से जो स्लोप आई वो कितनी आई? 3x²। लेकिन अगर स्लोप इस पॉइंट पर जाननी हो तो क्या जाएगी? 3t², या इस पॉइंट पर जाननी हो तो क्या जाएगी? 3k²। कोई भी जगह मान लो, तो मान लो आपने 3t² मान लिया, ठीक है। तो k क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन k माइनस टी बराबर आ जाएगा 3t² के। स्वाभाविक है, स्लोप स्लोप के बराबर होगी। a क्यूब माइनस बी क्यूब खुल जाएगा, k माइनस टी कट जाएगा, k² प्लस t² प्लस kt इज इक्वल टू 3t² बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका भाई k² प्लस t² प्लस ये बच जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 3t² माइनस t²। तो क्या हो जाएगा? 2t² माइनस kt माइनस k² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, खोलते हैं, सुनिएगा। तो माइनस kt को देखो 2t² जो माइनस kt है इसे लिख दो माइनस 2kt प्लस kt माइनस k² इज इक्वल टू 0। यहां से 2t कॉमन लिया, बचा t माइनस k। यहां से आपने k कॉमन लिया, बचा t माइनस k इज इक्वल टू 0। तो t k के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार जो है k बराबर आ जाएगा माइनस 2t के, ठीक है। तो p और q को एक पॉइंट आके डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए r है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। अच्छा, p के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ t कितने दिए हुए? t कॉमा t क्यूब, ठीक है। अच्छा, q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे k कॉमा k क्यूब। k किसके बराबर? माइनस 2t के, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2t आ जाएगा और माइनस 8t क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसे x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबका जो एब्सिस है वो 0 है, फिर भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? m1 x2 1 इंटू माइनस 2t प्लस m2 x1, तो m2 कितना है? 2 इंटू टी क्या आएगा? 2t अपॉन 3, तो माइनस 2t प्लस 2t 0 आना ही था 0। ये तो खैर y कोऑर्डिनेट निकालते, तो y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? m1 y2 माइनस 8t क्यूब प्लस m2 y1 2t क्यूब अपॉन में कितना आएगा? 3, तो कितना जाएगा? माइनस 6t क्यूब बाई 3, तो कितना जाएगा? माइनस का 2t क्यूब। कितना जाएगा? माइनस का 2t क्यूब। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल जो है वो बाइनोमियल ना, प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल पर बेस्ड है। क्या? अ डाई इज रोल्ड n टाइम्स, एक डाई को हमने n टाइम्स रोल किया गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स। अगर 2 बार ऑड आना बराबर है, अगर 2 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी है तो वो बराबर है 3 बार इवन आने की प्रोबेबिलिटी के। तो ये बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑड टाइम्स। तो फिर ऑड नंबर ऑड टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, बात को समझिएगा, सारी बातें समझाऊंगा, सुनिएगा जरा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो भाई, आपने पढ़ा हुआ है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, बाइनोमियल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, एक डाई को जब हमने रोल किया तो वहां पर ऑड आए या इवन आए, 3 ऑड नंबर है 3 इवन नंबर है, तो पी और क्यू दोनों 1/2 है ना, ये दोनों 1/2 है, ठीक है जी। पी और क्यू 1/2 है इस केस में।
तो ये भी 1/2 है, मतलब पी और क्यू दोनों 1/2 है, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम की पावर जोड़ेंगे तो इनकी पावर n हो रही है। ठीक है, अच्छा अब 2 बार ऑड आना। ठीक है, चलिए फिर भी अलग अलग लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, टोटल में से 2 बार ऑड हो जाए, 2 बार सक्सेस मिली है। ठीक है, अच्छा यहां आएगी p यानी ऑड की, तो वो हाफ है, हाफ की पार क्या आएगा r, और हाफ की पार क्या आएगी n माइनस आर, यानी यहां आएगी 2 और यहां आएगा n माइनस 2। ठीक है, ये बराबर है किसके, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाएगी nc3 हाफ की पार 3 और हाफ की पार n माइनस 3। तो कुल मिला के ये और ये हाफ की पार क्या बन रहे हैं n, ये भी हाफ की पार n और ये भी हाफ की पार n, कैंसिल आउट हो जाएंगे। nc2 nc3 के बराबर कब होगा, जब n 5 होगा। n की वैल्यू 5 आ गई। अब n की वैल्यू 5 आने के बाद वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑड टाइम्स। ठीक है, तो देखो पहली बार पर आ जाए, तीसरी बार पर आ जाए, या पांचवी बार पर आ जाए, 1 3 5। ठीक है, तो यहां पर r इज इक्वल टू 1 चलेगा, r इज इक्वल टू 3 चलेगा, और r इज इक्वल टू क्या चलेगा, 5 चलेगा। ठीक है जी, तो n आपको पता है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5c1 हाफ की पार 1 और दूसरे वाले हाफ की पार हो जाएगी n माइनस 1, तो क्या आएगा 4। इन द सेम मैनर क्या आएगा 5c3 हाफ की पार 3 और हाफ की पार क्या आएगा 2। ऐसे क्या आएगा 5c5 हाफ की पार 5 और दूसरे वाले हाफ की पार 0। आप एक चीज देख पा रहे होंगे समय 1/2 की पार 5 तो कॉमन है, और 1/2 की पार 5 कॉमन होने के बाद अंदर क्या बचता है 5c1, 5c1 इज 5। ठीक है जी, 5c3 इज 10 प्लस 5c5 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 16 बाई 32, तो कितना जाएगा 1/2। इंटीजर टाइप था 0.5, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। 2 बार गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 नंबर इवन नंबर 3 टाइम्स के बराबर हमने की, करने के बाद हमें n की वैल्यू मिली। अब उसने हमसे पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर आना सक्सेस है, लेकिन ऑड टाइम्स, तो पहले बार में आ जाए, तीसरे बार में आ जाए, पांचवी बार में आ जाए। ठीक है जी, पहले नंबर पर, तीसरे पर, पांचवे पर, तो 135 हमने रखा और हमारा जवाब जो है हमारे सामने आ गया। 0.5 वाज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल और आखिरी सवाल क्या है। नंबर ऑफ मैट्रिसेस M ऑफ ऑर्डर 3/3 whose elements are taken from 0 1 2 such that sum of diagonal elements of M transpose is 7। क्या मतलब हुआ भाई कि अगर हमारे पास कोई M मैट्रिक्स है 3/3 का, और अगर मैंने M और M ट्रांसपोज किया और उसके सभी डायगोनल का, डायगोनल मतलब राइट डायगोनल के एलिमेंट्स का सम अगर 7 आ रहा है, तो ये बताइए ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं। बात को सुनो जरा, सुनो 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 सुनो। M कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, A B C D E F G H I, तो M ट्रांसपोज और निकाल लो, तो M ट्रांसपोज तो आपको पता है क्या होगा। तो अगर मैं M ट्रांसपोज एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, A B C D E F G H I, तो इसमें जो आए, इसमें जो डायगोनल निकल के आएगा M ट्रांसपोज में, जो इनके प्रोडक्ट M और M ट्रांसपोज के प्रोडक्ट में जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम आएगा वो 7 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, सवाल ये किया गया। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा भाई, एक तो पहले ही आ जाएगा। देखो डायगोनल एलिमेंट आता है यहां, यहां और यहां। इसका एड्रेस है A11, इसका एड्रेस है A22, इसका एड्रेस है A33। तो 1 जब 1 के साथ जाएगा तब आएगा एक तो A² प्लस B² प्लस C² आएगा। 2 के साथ जाएगा D² प्लस E² प्लस F² आएगा, G² प्लस H² प्लस I² आएगा। तो कुल मिला के A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² प्लस E² प्लस F² प्लस G² प्लस H² प्लस I², इनका सम 7 के बराबर है।
ठीक है जी, इनका सम जो है वो 7 के बराबर है। और ये जितने भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, ये सिर्फ 0 1 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो आपने क्या किया कि आपने 2 को नहीं लिया, 0 और 1 को लिया, ठीक है जी। तो आपको 1, देखो सबका स्क्वायर है, तो 1 कितनी बार लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार लेना पड़ेगा। ए बी सी डी एफ जी सबको 1 1 1 मानना पड़ेगा एलिमेंट्स को, और इन दोनों को क्या मानना पड़ेगा, 0 0, तब सम 7 हो सकता है। नहीं तो फिर आप क्या करें, एक बार 2 ले लें, तो जब 2 लोगे, मान लो एक को 2 ले लिया, किसी भी एक को 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 8 हो जाएगा सम, भाई इसे ए को, देखो ये हमारे एलिमेंट है, तो मान लो ए एलिमेंट को भी 2 ले लिया, बी को भी 2 ले लिया, तो दोनों के स्क्वायर हो रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 8 हो जाएगा ना, तो ले नहीं सकते ना, तो एक को 2 ले लिया, ठीक है। अब 4 आया है, 7 लाना है, तो 3 1 लेने पड़ेंगे, तो कोई 3 1 ले लिए, बाकी सब क्या लेने पड़ेंगे, 0 लेने पड़ेंगे। टोटल कितने हैं, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बनता, इसके अलावा कोई तरीका, या तो 2 नहीं होगा, या एक बार होगा, 2 बार हो नहीं सकता, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस वाले तरीके, अब देखते हैं क्या क्या तरीके हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो बीच में तो सम आएगा, ठीक है। इसके कितने तरीके हैं, देखिए भाई तरीके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 चीजों को इधर उधर अरेंज करने के रास्ते कितने, 9 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक जैसे हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, या फिर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। देखिए ये इधर उधर अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप 1 किसी को भी मान सकते हैं ना, आप किसी भी 7 को 1 मान सकते हैं ना, किसी को भी, ए को मानो, बी को मानो, सी, तो उसके टोटल रास्ते निकाल रहे हैं। प्लस एक को आपको 2 मानना पड़ेगा, तो टोटल कितने 9 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 3 3 2 5 एक जैसे 5 फैक्टोरियल, और 2 3 एक जैसे 3 फैक्टोरियल। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी, जोड़ के निकाल लीजिएगा, जो भी जवाब आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। और उम्मीद करता हूं कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं किसी को कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।